पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम वायुमंडल की संरचना को अच्छे से समझेंगे और लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर वायुमंडल कहते किसे हैं। तो किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है ना, उसी को वायुमंडल कहा जाता है। तो जैसे पृथ्वी जिस गैसीय आवरण से ढकी हुई है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है और इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। याद रखिएगा, तो किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसीय आवरण होता है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी कि एरोलॉजी कहते हैं और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायु विज्ञान, और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। तो वायुमंडल हमने पढ़ लिया कि गैसीय आवरण को कहा जाता है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें कौन सी हैं, ये देख लेते हैं। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। नंबर 1 पर कितने प्रतिशत? 78.8%। और नंबर 2 पर है ऑक्सीजन। ये कितनी पाई जाती है? तो ये लगभग 21%। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 20.95% ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। नंबर 3 पर है ऑर्गन गैस 0.93%। और नंबर 4 पर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितनी है, तो 0.03%। और उसके बाद कुछ अन्य गैसें हैं। तो ज़्यादातर आपको इन्हीं 4 गैसों के बारे में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की, ऑर्गन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इनकी मात्रा भी आपको एग्जैक्ट नहीं याद होगी, तब भी लगभग में याद रखिएगा कि नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो वायुमंडल की संरचना को पढ़ने से पहले हमने जिन गैसों के बारे में पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम वायुमंडल की संरचना को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा। तो नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। अभी हमने पढ़ा ना कि सबसे अधिक मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन की है। और नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है और यह पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है, ये याद रखिएगा। और जो नाइट्रोजन गैस है ये आग को भी तेजी से फैलने से रोकती है। तो जो आग तेजी से लगती है ना, उसको ये तेजी से लगने से रोकती है नाइट्रोजन गैस। तो बहुत ही फायदेमंद है। और नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का भी प्रमुख घटक है। तो ये कुछ नाइट्रोजन गैस के फायदे थे जो मैंने आपको बताए। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस कहलाती है। और क्यों कहलाती है ये आपको पता ही होगा। और ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है। 2 बातें याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन गैस है ये आग को जलने में सहायता करती है, मतलब कि आग लगने में सहायता करती है। पर जो नाइट्रोजन गैस है ये आग को लगने में देरी करती है, मतलब कि आग को फैलने से रोकती है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। और ऑक्सीजन के अभाव से हम ईंधन नहीं चला सकते। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन गैस है ये आग जलाने में सहायता करती है। तो इसके अभाव के मतलब कि इसके बिना हम ईंधन नहीं चला सकते। तो यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ऑक्सीजन गैस। उसके बाद देखते हैं ऑर्गन गैस। तो वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑर्गन गैस। और ऑर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे कि बल्ब,
ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। तो आगे है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। तो जो गैस जितनी भारी होगी वो उतनी ही निचली परत यानी कि हमारे नज़दीक होगी, और जो गैस जितनी हल्की होगी वो उतनी ही ऊपर जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी, तो वो वायुमंडल के ऊपरी परत में होगी। और जो गैस भारी होगी वो वायुमंडल के निचली परत में पाई जाएगी। तो पेड़ पौधों के श्वसन क्रिया के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है। जैसे कि हमारे लिए ऑक्सीजन है, वैसे ही पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जिम्मेदार है। उसके बाद है हाइड्रोजन गैस। तो ये अन्य गैसों में आती है और वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। और हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा होती है, हमें अत्यधिक ऊर्जा मिलती है, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो हमने गैसों के बारे में पढ़ लिया। अब हम अपने टॉपिक यानी कि वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो वायुमंडल की संरचना को डिटेल में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी परत पाई जाती है। तो हमारे वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सी परत है, तो क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सी परत है, समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर है मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फेयर कहते हैं। और चौथे नंबर पर है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फेयर कहते हैं। तो हमारे वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है, बाहरी मंडल, जिसे एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो याद रखना भी आसान है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। तो सबसे बाहरी परत है बाहरी मंडल। 5 परतें हैं, तो जो बीच में आ रही है तीसरे नंबर पर उसे मध्य मंडल कहेंगे। और हमारे सबसे नजदीक है क्षोभ मंडल। तो नंबर 1 पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इनका क्रम भी याद रखिएगा, क्रम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब हम एक एक करके इन मंडल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक है। तो यह पृथ्वी का सबसे नजदीकी मंडल है क्षोभ मंडल, और यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हमने जैसा कि पढ़ा, इसकी ऊंचाई लगभग पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक होती है, ये लगभग है। और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। और सारी मौसमी गतिविधियां, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्षोभ मंडल में क्या होता है। तो जितनी भी मौसमी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी, वर्षा और इंद्रधनुष का बनना, ये सभी जो मौसमी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल पर ही होती हैं। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि आंधी और वर्षा या इंद्रधनुष का बनना ये वायुमंडल की किस परत पर होता है, तो क्षोभ मंडल पर होता है, याद रखिएगा। और क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होगा। और इसी मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। किसे? क्षोभ मंडल को ही। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संवहन मंडल किसे कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल को ही कहा जाता है। बस एक बात याद रखिएगा कि जितनी भी मौसमी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं ये क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं। तो क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो इसके तो नाम से ही क्लियर है, समताप यानी कि
जहां के तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। तो समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है और समताप मंडल की धरती से ऊंचाई लगभग 18 से 50 किलोमीटर तक होती है और समताप मंडल में मौसमी घटनाएं देखने को नहीं मिलती। तो समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं जैसे कि आंधी, बादलों की गरज, बिजली का कड़कना आदि जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती, पर हमें क्षोभ मंडल में ये सभी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। पर जैसे ही क्षोभ मंडल से ऊपर हम समताप मंडल में आते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं देखने को नहीं मिलती। तो यही कारण है कि जो वायुयान हैं ये समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। तो तापमान समान रहने के कारण और मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। और क्यों उड़ाए जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर तापमान लगभग समान रहता है और जो मौसमी गतिविधियां हैं वो नहीं होती। इसी कारण ये वायुयान जो हैं यहीं पर उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में। और जो ओजोन परत है ये भी समताप मंडल पर ही स्थित है। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ओजोन परत भी समताप मंडल में स्थित है और जो वायुयान है ये भी समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो जो ओजोन परत है ये तो आपको पता ही होगा कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं इनसे हमें ये बचाती है ओजोन परत। और ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, तो ये एग्जाम में पूछा गया था। तो ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। किस इकाई का? डाप्सन इकाई का। तो समताप मंडल के बाद है मध्य मंडल, जिसे कहते हैं मेसोस्फेयर। पहले हमने पढ़ा क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पर पढ़ा समताप मंडल और तीसरे में यानी कि मध्य में है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है, इसीलिए इसे मध्य मंडल कहा जाता है। और इसका विस्तार 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक है। और मध्य मंडल का क्या काम है, तो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। तो जो ये वायुमंडल की परत है मध्य मंडल, जितने भी उल्कापिंड हैं उनसे हमें बचाती है। जितने भी उल्कापिंड हैं इस परत पर आकर घर्षण के कारण जलकर खत्म हो जाते हैं और पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल में हमने पढ़ा मौसमी घटनाएं, समताप मंडल में हमने पढ़ा ओजोन परत और मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसीलिए वायुयान उड़ाए जाते हैं। और मध्य मंडल में हमने पढ़ा कि ये हमें उल्कापिंड से बचाती है। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है। तो मध्य मंडल के बाद वायुमंडल की अगली परत है आयन मंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आयोनोस्फेयर। तो आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। और वायुमंडल की यह परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो इसका काम क्या है, ये रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। और जितने भी संचार उपग्रह हैं यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, इन्हें आयन मंडल में ही स्थापित किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, संचार उपग्रह हैं, इन्हें कहां पर स्थापित किया जाता है, तो आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। आयन मंडल के बाद है बाहरी मंडल। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है और इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फेयर। तो बाहरी मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है, यानी कि यह सबसे बाहरी परत है। और बाहरी मंडल की कोई ऊपरी सीमा अभी तक निर्धारित नहीं है। और बाहरी मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है और इसकी कोई ऊपरी सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई। तो वायुमंडल की पांचों परतों के बारे में हमने पढ़ लिया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्षोभ मंडल में हमने क्या पढ़ा कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं ये कहां पर होती हैं, क्षोभ मंडल। उसके बाद है समताप मंडल। तो समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है और किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसीलिए जो वायुयान है ये कहां पर उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में।
और ओजोन परत भी कहां पर देखने को मिलती है? समताप मंडल में। उसके बाद है मध्य मंडल। तो जो मध्य मंडल है ये हमें उल्का पिंडों से बचाते हैं। तो मध्य मंडल के बाद है आयन मंडल। तो आयन मंडल में जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं यानी कि संचार उपग्रह हैं उन्हें स्थापित किया जाता है। तो आयन मंडल के बाद है बाहरी मंडल। और बाहरी मंडल की अभी तक कोई भी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है और हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की यहां पर अधिकता पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने वायुमंडल की पांचों परतों के बारे में पढ़ लिया। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का सबसे अधिक प्रतिशत है, कितना? 78.8%। अगला प्रश्न है कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहां पर घटित होती हैं? यानी कि जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं ये कहां पर देखने को मिलती हैं? तो इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? तो ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में, मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि? तो बताइए वायुयान समताप मंडल में क्यों उड़ाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसीलिए जो वायुयान होते हैं ये समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है और जहां पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो कौन सी परत है? तो वो है आयन मंडल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो सबसे दूर है बाहरी मंडल, नाम से ही क्लियर है, तो इसका सही जवाब होगा बाहरी मंडल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है और इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? ये पूछा गया है कहां पर नहीं होता? तो इसका सही जवाब होगा समताप मंडल में। समताप मंडल में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता। अगला प्रश्न है कि आंधी एवं वर्षा और बिजली का कड़कना आदि घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो ये सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो आज की ये हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।